ऑन कर दिया है। चलो भैया, कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? डायग्राम देख रहे थे और सीएनएस में हम लोगों ने संरचना को देखा था। आगे बढ़ते हैं। किसको ठंडी लग रही है? जिसको ठंडी लग रही, मैं सारे एसी बंद करा दूंगा अभी। सब बंद करो एसी, तो सारे एसी बंद करो। जब अभी 2 हफ्ते नहीं चला है, सबको पता चल गया ना कि कितनी जरूरी चीज है। ऑन करो सब, फैन वगैरह ऑन करो। जिसको ठंडी लग रही हो कंबल लेके आया करो घर से, टोपी भी पहन के आया करो। निजी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यहां पर सामाजिक रूप से कोई निर्णय नहीं लिए जाएंगे। अरे भैया लाइट तो ऑन करो। कहाँ गए महेश? लाइट फैन सब ऑन करो। अनिल जी लाइट फैन ऑन करो। और कोई नहीं जाएगा, बंद करो चालू करो, बंद करो चालू करो। जिसको ठंड लग रही हो टोपी पहन के आओ, कंबल ओढ़ के आओ, मास्क लगा के आओ। पीछे बैठो, आगे बैठो, एसी के पास मत बैठो। आपके लिए सामूहिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चलिए, अरे भाई बैठ जाओ। सब लोग विराजमान हो गए हैं या कुछ लोग अभी कुछ लोग गायब हैं? चलिए, तो हम लोग ब्रेन पढ़ रहे हैं। ओ बेटा, उसको पढ़ेगी नहीं समझ में आएगा, इधर ध्यान दे। हम लोग ब्रेन पढ़ रहे थे और उसका एक हमने काट जो है देखा था। उसमें हम लोगों ने सेरिब्रम, सेरिबेलम जैसे कुछ नाम देखे थे, कुछ ऐसी संरचनाएं देखी थी। अब उन्हीं को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मस्तिष्क के भाग। हमने मस्तिष्क के आवरण देख लिया, उसकी सतह देख ली, बना होता है न्यूरॉन सेल्स का। अब मस्तिष्क के भाग की बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि मस्तिष्क का जो बाहरी भाग है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को मेडुला। जो बाहरी भाग होता है, कॉर्टेक्स भाग होता है, वो गाढ़े रंग का दिखाई देता है। किस रंग का? गाढ़े रंग का। और जो आंतरिक भाग होता है वो हल्के रंग का दिखाई देता है। तो जो बाहरी भाग गाढ़े रंग का दिखाई देता है उसे कहते हैं ग्रे मैटर।
क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर या धूसर पदार्थ। गाढ़े रंग का दिखता है इसलिए ग्रे मैटर या धूसर पदार्थ। आंतरिक भाग हल्के रंग का दिखता है, उसे वाइट मैटर या श्वेत पदार्थ कहा जाता है। अब ये ग्रे मैटर क्या होता है और वाइट मैटर क्या होता है? हमने न्यूरॉन की संरचना देखी थी। न्यूरॉन में दो भाग पाए जाते हैं, साइटॉन और एक्सॉन। जो साइटॉन का समूह होता है वो ग्रे मैटर होता है, जो एक्सॉन का समूह होता है वो वाइट मैटर होता है। तो मस्तिष्क में साइटॉन बाहर की तरफ पाए जाते हैं और एक्सॉन अंदर की तरफ, इसलिए बाहर वाला भाग ग्रे मैटर और अंदर वाला भाग वाइट मैटर। तो लिखो कि मस्तिष्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। मस्तिष्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। मस्तिष्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है तथा आंतरिक भाग को मस्तिष्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है तथा आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। तथा आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। बाहरी भाग कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग मेडुला। लिखो अगला पॉइंट। कॉर्टेक्स भाग गाढ़े रंग का दिखाई देता है। कॉर्टेक्स भाग गाढ़े रंग का दिखाई देता है। इसलिए उसे ग्रे मैटर या धूसर पदार्थ कहते हैं। गाढ़े रंग का दिखाई देता है इसलिए उसे ग्रे मैटर या धूसर पदार्थ, इसलिए उसे ग्रे मैटर या धूसर पदार्थ, ग्रे मैटर या धूसर पदार्थ, ग्रे मैटर या धूसर पदार्थ कहते हैं। क्या हो गया? आई इन्फेक्शन हो गया है। ग्रे मैटर या धूसर पदार्थ कहते हैं। अभी आप लोगों को मैं बता दूं, ये जब हम कहीं जा रहे होते हैं ना तो धूल उड़ती है। अब ये बारिश के बाद वाली धूल है। तो बारिश में क्या हुआ था कि जो बैक्टीरिया वगैरह थे वो हर जगह फैल गए हैं और ये धूल जब उड़ती है तो ये आँखों में आती है और इसकी वजह से संक्रमण आँखों में होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो कोशिश करिए, जो बच्चे अभी कुछ दिन के लिए जो बच्चे बाइक वगैरह से आते हैं या अगर नहीं भी आ रहे हैं पैदल ही आते हैं तो एक चश्मा लगाएं। धूल वगैरह से आँखों को बचाने के लिए एक चश्मा लगाएं, ज़रूरी है। ऐसा हीरो वाला काला चश्मा नहीं लगाना है, साधारण सा चश्मा लगा सकते हो, खासकर जो बच्चे गाड़ियों से आते हो, क्योंकि धूल है उसमें बैक्टीरिया वगैरह है, वो आँखों में जाएगा और उससे इन्फेक्शन होगा। अब फिर हम बार बार उसको रगड़ेंगे तो सैनिटाइज़र वगैरह भी हाथ में रखो कि अगर आँखों में वो हाथ जाए तो उससे वो संक्रमण फैलने की संभावना है, तो सैनिटाइज़र वगैरह भी अपने पास रखो। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये डॉक्टरों का सबसे फेवरेट सीजन शुरू हो गया है। किसका सीजन? डॉक्टरों का सबसे फेवरेट सीजन। अगर तुम चाहते हो डॉक्टरों को फीस देना, वैसे तो नैतिक रूप से सही होना चाहिए क्योंकि वही बनने की तो कोशिश कर रहे हो, है ना। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप अपने पास उसको रखिए, सैनिटाइज़र वगैरह, ठीक है। तो उसे ग्रे मैटर या धूसर पदार्थ कहते हैं। क्या बोला जाता है? ग्रे मैटर या, इसीलिए क्या होता है ना, जो बच्चे चश्मा लगाते हैं उनको आई इन्फेक्शन बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। और तुमको तब भी हो गया, बताओ। है? ग्रे मैटर या धूसर पदार्थ कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो। कॉर्टेक्स भाग हल्के रंग का दिखाई देता है।
मेडुला भाग हल्के रंग का दिखाई देता है। मेडुला भाग हल्के रंग का दिखाई देता है। इसलिए इसे वाइट मैटर कहते हैं, या श्वेत पदार्थ। इसलिए इसे वाइट मैटर कहते हैं या श्वेत पदार्थ। वाइट मैटर या श्वेत पदार्थ कहते हैं। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना। ग्रे मैटर में साइटोन का समूह उपस्थित होता है। ग्रे मैटर में साइटोन का समूह उपस्थित होता है। ग्रे मैटर में साइटोन का समूह उपस्थित होता है। ग्रे मैटर में साइटोन का समूह उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? साइटोन का समूह। तथा वाइट मैटर में एक्सॉन का समूह उपस्थित होता है। तथा वाइट मैटर में एक्सॉन का समूह उपस्थित होता है। अगला पॉइंट ध्यान से लिखना बेटा, स्टार लगा के। मस्तिष्क में ग्रे मैटर बाहर और वाइट मैटर अंदर होता है, तथा स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर और वाइट मैटर बाहर होता है। ये लिख लो। मस्तिष्क में ग्रे मैटर बाहर, मस्तिष्क में ग्रे मैटर बाहर और वाइट मैटर अंदर होता है। मस्तिष्क में ग्रे मैटर बाहर और वाइट मैटर अंदर होता है। ग्रे मैटर बाहर और वाइट मैटर अंदर होता है। तथा स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर बाहर तथा स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर बाहर और ग्रे मैटर अंदर होता है। इन दोनों में श्वेत पदार्थ और धूसर पदार्थ का जो अरेंजमेंट है वो अपोजिट है, विपरीत है। ये डायग्राम छोटा सा बना लो, ब्रेन लिखकर और स्पाइनल कॉर्ड लिखकर, कि ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर, वाइट मैटर अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर और वाइट मैटर बाहर। चलिए मिटा दें इसको। आगे बढ़ते हैं। लिखो, मस्तिष्क के 3 भाग पाए जाते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग पाए जाते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, जिन्हें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कहा जाता है।
3 भाग पाए जाते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पहली हेडिंग डालो अग्र मस्तिष्क, जिसे फोर ब्रेन या प्रोजेंसिफेलॉन भी कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन या प्रोजेंसिफेलॉन, फोर ब्रेन या प्रोजेंसिफेलॉन भी कहा जाता है। फोर ब्रेन या प्रोजेंसिफेलॉन भी कहा जाता है। फोर ब्रेन या प्रोजेंसिफेलॉन भी कहा जाता है। लिखो, इसके 3 भाग पाए, इसके 2 भाग पाए जाते हैं। इसके 2 भाग पाए जाते हैं, सेरेब्रम और डायनसिफेलॉन। इसके 2 भाग पाए जाते हैं, सेरेब्रम और डायनसिफेलॉन। सेरेब्रम और डायनसिफेलॉन। पहली हेडिंग सेरेब्रम। पहली हेडिंग सेरेब्रम। लिखो, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो लगभग 2/3, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो लगभग 2/3, जो लगभग 2/3 भाग बनाता है, यानी लगभग 66%। 2/3 भाग मस्तिष्क का किसका बना होता है? सेरेब्रम। 2/3 भाग बनाता है। इसके 2 गोलार्ध पाए जाते हैं। इसके 2 गोलार्ध पाए जाते हैं, जिन्हें सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसके 2 गोलार्ध पाए जाते हैं, जिन्हें सेरेब्रल हेमिस्फीयर, 2 गोलार्ध पाए जाते हैं, जिन्हें सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो 2 हो गए, तो एक दायां और एक बायां। अब ये दोनों गोलार्ध आपस में एक संरचना द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे कॉर्पस कैलोजम कहा जाता है। तो लिखो अगला पॉइंट स्टार लगा के, दोनों गोलार्ध आपस में दोनों गोलार्ध आपस में कॉर्पस कैलोजम द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों गोलार्ध आपस में कॉर्पस कैलोजम द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें फाइबर्स के समूह, कॉर्पस कैलोजम द्वारा जुड़े होते हैं जिसमें फाइबर्स के समूह, जिसमें फाइबर्स के समूह पाए जाते हैं, जिसमें फाइबर्स के समूह पाए जाते हैं। अच्छा, कॉर्पस कैलोजम केवल मैमल्स में पाया जाता है, तो ये मैमल्स का एक विशेष लक्षण है। तो लिख लो, कॉर्पस कैलोजम का पाया जाना, कॉर्पस कैलोजम का पाया जाना
कॉर्पस कैलोजम का पाया जाना मैमल्स का विशेष लक्षण है। कॉर्पस कैलोजम का पाया जाना मैमल्स का विशेष लक्षण है। तो ये केवल मैमल्स में ही बने हैं अभी तक, उससे पहले के समूह वाले जीवों में कॉर्पस कैलोजम नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट, लिखो कि सेरेब्रम में कुछ विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं। सेरेब्रम में कुछ विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं। क्षेत्र, सेरेब्रम में कुछ विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे पहला है एसोसिएशन एरिया या समन्वय क्षेत्र। पहला है एसोसिएशन एरिया या समन्वय क्षेत्र। कल के डायग्राम में याद है एसोसिएशन एरिया बना था यहाँ सामने फ्रंटल लोब के ऊपर। हाँ, एसोसिएशन एरिया बहुत महत्वपूर्ण है, लिखो। देखो यह क्षेत्र ना संवेदी, यह ऐसा लिखना, यह क्षेत्र ना ही संवेदी, यह क्षेत्र ना ही संवेदी और ना ही प्रेरक, ना ही संवेदी और ना ही प्रेरक क्रिया के लिए कार्य करता है। ना ये संवेदी है और ना ये प्रेरक है। ना संवेदी ना प्रेरक क्रिया के लिए कार्य करता है। लिखो ये स्मृति मतलब मेमोरी, स्मृति मतलब मेमोरी, याददाश्त। स्मृति कॉमा संचार, स्मृति संचार, संचार मतलब बातचीत करना। बातचीत करने में सुनना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा क्या बात की थी। है ना। स्मृति संचार तर्क, तर्क तर्क जानते हो, रीजनिंग कॉमा बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस आईक्यू, तर्क बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस आईक्यू। निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता कॉमा सीखने की क्रिया, सीखने की क्रिया कॉमा सोचने की क्रिया, सीखने की क्रिया, सोचने की क्रिया। स्पष्ट रूप से बोलने और भाषा को समझने, लिखो स्पष्ट रूप से बोलने और भाषा को समझने इत्यादि के लिए कार्य करता है। भाषा को समझने इत्यादि के लिए कार्य करता है। भाषा को समझने इत्यादि के लिए क्या कार्य करता, मतलब जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ तो बोल रहे हैं। तो अब कौन सी भाषा बोली हमने, कुछ नहीं बोला है ना, और वो आप समझ भी नहीं पाए। तो जो भाषा हम बोल रहे हैं क्या उसके शब्द सही निकल रहे हैं? ये कौन कंट्रोल करता है? एसोसिएशन एरिया।
अब सुनो ध्यान से। अब एक होता है विजुअल रिफ्लेक्स। अब आप कहीं खड़े हो, एक जगह रोड पे ऐसे खड़े हो, और आपको कोई सामने खड़ा हुआ दिख रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, और ऐसे करो। अब आपका कौन सा एरिया काम करने लगेगा भाई? क्योंकि आप देख रहे हो और फिर सोच रहे हो। ये नॉर्मल नहीं, नॉर्मल है क्या ये? नहीं। अब वो खड़ा है, अब कुछ समय बाद आप अपने धैर्य को खो दोगे। अब गए उसके पास, अब आप प्रेम से जाओगे कि गुस्से में जाओगे? क्योंकि आप सोच लिए हो, ज्यादा सोच लिए हो, और गए उसके पास और वो खड़ा, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो। अब आपने सुना और फिर सोचा कि नहीं, देखी और सुनी दोनों में क्या है, फर्क है। तो भाषा, जो सुन रहे हैं, जो सोच रहे हैं और जो बोल रहे हैं, उसका आकलन सब कौन करेगा? इसीलिए हर देखी चीज सच नहीं होती और हर बुरी चीज, मतलब सुनी हुई चीज खराब नहीं होती। हमें तर्क के आधार पर उसे तौलना पड़ता है कि ये सही है या गलत। और वो काम करेगा कौन? निर्णय लेना, सोचना, तर्क करना, भाषा का आकलन करना, स्पष्ट बोलना, जो बोल रहे हो सोच समझ के बोल रहे हो कि नहीं, जो सुन रहे हो सही सुन रहे हो कि नहीं, ये सब आकलन एसोसिएशन एरिया। बड़ा काम का है ये। दूसरा आता है, तो पहला हो गया एसोसिएशन एरिया, दूसरा हो गया सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया मतलब संवेदी एरिया। सेंसरी एरिया यानी संवेदी एरिया। अब ये संवेदी एरिया क्या किया? जो देखा था और जो सुना था, संवेदी अंग ग्रहण किया उसको, संदेश को, और उसको भेजा कौन से एरिया तक? मस्तिष्क के कौन से? तो ये संवेदी अंगों से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता कौन? सेंसरी एरिया। लिख लो, ये संवेदी अंगों से आने वाली सूचनाओं को, ये संवेदी अंगों से आने वाली सूचनाओं को एवं संवेदी अंगों के कार्य को नियंत्रित करता है। एवं संवेदी अंगों के कार्य को नियंत्रित करता है। संवेदी अंगों के कार्य को नियंत्रित करता है। बस ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे बेटा, एक एक लाइन लिखवाएंगे और यही एक एक लाइन पूछा जाएगा। तीसरा आते हैं मोटर एरिया। मोटर एरिया यानी प्रेरक एरिया। डायग्राम में देखा था सेंसरी एरिया और मोटर एरिया। तो अगला आ जाओ, मोटर एरिया या प्रेरक एरिया। अब प्रेरक एरिया क्या करता है? ये मस्तिष्क से जो प्रतिक्रिया जाती है, संवेदना ग्रहण हुई और प्रतिक्रिया देने में चला गया, तो मस्तिष्क से जो प्रतिक्रिया जा रही है वो प्रतिक्रिया प्रभावी अंगों तक जाएगी। तो ये प्रभावी अंगों को यानी मांसपेशियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो लिखो कि ये शरीर में प्रभावी अंग, ये शरीर में प्रभावी अंग जैसे मांसपेशियों, ये शरीर में प्रभावी अंग जैसे मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित करता है। मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित करता है, जिसके द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं के लिए
जिसके द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं के लिए प्रतिक्रिया, जिसके द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं के लिए प्रतिक्रिया पाई जाती है, ऐच्छिक क्रियाओं के लिए प्रतिक्रिया पाई जाती है, ऐच्छिक क्रियाओं के लिए प्रतिक्रिया पाई जाती है। ये हो गया किसका बाद? मोटर एरिया। अच्छा, पीछे वाला एक ऑक्सीपिटल लोब आपको याद है? ऑक्सीपिटल लोब पीछे वाला भाग, वो क्षेत्र होता है जो दृष्टि का क्षेत्र है। तो अगर उस पर चोट लगेगी तो कौन सी क्रिया बाधित होगी? दृष्टि का कार्य बाधित होगा। तो ये पॉइंट स्टार लगा के लिख लो। ये 3 क्षेत्र से अलग है, ये स्टार लगा के लिखना कि सेरिब्रम के पश्च भाग में सेरिब्रम के पश्च भाग में, सेरिब्रम के पश्च भाग में ऑक्सीपिटल लोब पाया जाता है। ऑक्सीपिटल लोब पाया जाता है जिसमें दृष्टि क्षेत्र उपस्थित होता है, जिसमें दृष्टि क्षेत्र उपस्थित होता है, विजुअल एरिया उपस्थित होता है, जिसमें दृष्टि क्षेत्र उपस्थित होता है, जिसमें दृष्टि क्षेत्र उपस्थित होता है। कौन सा एरिया उपस्थित होता है? विजुअल एरिया या दृष्टि क्षेत्र उपस्थित होता है, जो हमारी दृष्टि को या हमारी दृष्टि का केंद्र है, जो हमारी दृष्टि का केंद्र है। एक और चीज याद करो, सेरिब्रम से ऐसे नीचे की तरफ ऑल्फैक्टरी लोब निकले हुए थे। ये ऐसे लोब हैं जो सेरिब्रम से जुड़े होते हैं लेकिन सेरिब्रम के बाहर पाए जाते हैं। तो लिख लो, सेरिब्रम से नीचे बाहर की तरफ, सेरिब्रम से नीचे बाहर की तरफ, सेरिब्रम से नीचे बाहर की तरफ, सेरिब्रम से नीचे बाहर की तरफ ऑल्फैक्टरी लोब उपस्थित होता है, ऑल्फैक्टरी लोब उपस्थित होता है। इसकी संख्या 1 जोड़े पाई जाती है, इसकी संख्या 1 जोड़े पाई जाती है तथा ये गंध को पहचानने का केंद्र है, तथा ये गंध को पहचानने का केंद्र है, तथा ये गंध को पहचानने का केंद्र है। किसको पहचानने का केंद्र है? गंध को पहचानने का केंद्र है। क्या नाम है इसका? ऑल्फैक्टरी लोब। बस सेरिब्रम के बारे में इतना ही। एक पॉइंट आएगा लेकिन वो आगे आएगा, जो तुलनात्मक रूप में आएगा। अगला आ जाओ, डायनसिफलॉन। डायनसिफलॉन, डायनसिफलॉन देखो, ये सेरिब्रम के पीछे की तरफ पाया जाता है, ये सेरिब्रम के पीछे की तरफ पाया जाता है। तथा इसके 2 भाग पाए जाते हैं,
ये सेरेब्रम के पीछे की तरफ पाया जाता है तथा इसके दो भाग पाए जाते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। दो भाग पाए जाते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। पहला लिखो थैलेमस। पहला लिखो थैलेमस। थैलेमस ध्यान से सुनना, जो थैलेमस है वो रिले सेंटर का काम करता है। रिले जानते हो? एक वैसे तो रिले रेस होती है। रिले रेस में क्या होता है, 400 मीटर की दौड़ होती है और वहाँ पर 100 मीटर पे 4 लोग खड़े होते हैं। एक व्यक्ति एक डंडा लेके दौड़ता है, छोटा सा डंडा, और वो 100 मीटर दौड़ने के बाद वो डंडा आगे वाले को देता है। आगे वाला उस डंडे को लेकर फिर आगे दौड़ता है, तो इसे बोलते हैं उस डंडे का रिले। रिले मतलब एक तरफ से वो संदेश आ रहा है और दूसरी तरफ जा रहा है। ऐसे ही काम करता है कौन? थैलेमस। जैसे मान लो किसी संवेदी अंग से कोई संवेदना आई, अब उस संवेदना को उसके केंद्र तक भेजना, ये काम किसका? रिले सेंटर। जैसे हमने बोला ऑक्सीपिटल लोब में दृष्टि का केंद्र है, आँख है आगे और ऑक्सीपिटल लोब पीछे, तो आँखों से जो संवेदना आएगी उसको उसके केंद्र तक भेजने का कार्य किसका? रिले सेंटर का। ऐसे ही कान से जो सुनने की संवेदना आएगी उसको उसके क्षेत्र तक भेजना। ऐसे ही जीभ से जो संवेदना आएगी उसको उसके क्षेत्र तक भेजना। तो जिस संवेदी अंग से संदेश आ रहा है उसको उसके केंद्र तक भेजना, ये काम किसका है? रिले सेंटर का काम है। और रिले सेंटर कौन है? थैलेमस। आ गई बात समझ में? तो लिखो कि थैलेमस रिले सेंटर का कार्य करता है। थैलेमस रिले सेंटर का कार्य करता है। रिले सेंटर का कार्य करता है जो संवेदी और प्रेरक सूचनाओं को उनके संबंधित केंद्र की तरफ भेजता है। तो ये दोनों के लिए काम करता है, संवेदी के लिए भी और प्रेरक के लिए भी, क्योंकि ये क्रिया को भी भेजता है, प्रतिक्रिया को भी भेजता है, रिस्पॉन्स को भी भेजता है। तो ये हो गया रिले सेंटर। अगला आ जाओ, हाइपोथैलेमस। बहुत महत्वपूर्ण भाग, हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में लिखो, ये थैलेमस के नीचे स्थित होता है तथा इसके निम्न कार्य पाए जाते हैं। ये थैलेमस के नीचे स्थित होता है तथा इसके निम्न कार्य पाए जाते हैं। नंबर 1, निम्न कार्य पाए जाते हैं। नंबर 1, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित और संतुलित करता है। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित और संतुलित करता है। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित और संतुलित करता है। तो जो हमारे शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस। ब्रैकेट में लिखना 37 डिग्री सेल्सियस, 37
37 डिग्री सेल्सियस। हिंदी वाले हो ना बेटा तुम लोग? केवल 2 साल हिंदी मीडियम पढ़े हो, उससे पहले तो ऐसा पलटा मारने का कब सोचे? अच्छा, तो अब बाद में तो इंग्लिश मीडियम में जाना था ना? तो अभी तो इंग्लिश मीडियम पढ़ना था ना? 10th तक इंग्लिश पढ़े और 2 साल हिंदी पढ़ लिए, तो उसके बाद हिंदी का रास्ता क्यों चुने भाई? 10 साल का कोई मोल नहीं। भाई 10 साल अगर मान लो तुमने हिंदी मीडियम पढ़ा, 2 साल इंग्लिश मीडियम पढ़ा, ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारे पास चॉइस थी तो इंग्लिश मीडियम जाना था। जैसे हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े, जो बच्चे जानते हैं उनको मालूम है, हम ICSE बोर्ड से हैं, घनघोर इंग्लिश मीडियम। घनघोर मतलब हमारे यहाँ हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं था, हमारे यहाँ हिंदी सब्जेक्ट नहीं था कि हम चुनाव कर पाएं, तो हमारी मजबूरी थी। लेकिन उसके बाद ठीक ठाक हिंदी पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि ये हिंदी हमने पढ़ाने के लिए सीखी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम, हाँ, पढ़ने में ज़्यादा आसान मुझे इंग्लिश लगता है। मतलब तुमने तो 2 साल ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला कि रिले सेंटर, ये हाइपोथैलेमस का पहला काम हो गया शरीर के तापमान को संतुलित करना और नियंत्रित करना। तो जब बुखार होता है तो तापमान बढ़ता है, यानी बुखार कब हुआ है? जब हाइपोथैलेमस अपना काम नहीं कर पा रहा है। अन्यथा या तो हाइपोथैलेमस प्रभावित हुआ है, हाइपोथैलेमस अपना काम नहीं कर पा रहा है, तब शरीर का तापमान बढ़ रहा है। दूसरा लिखो, कार्य नंबर 2, ये भूख और प्यास को नियंत्रित करने का केंद्र है। ये भूख और प्यास को नियंत्रित करने का केंद्र है। भूख और प्यास, थर्स्ट एंड हंगर सेंटर। तो जो भूख लगती है तो वो किसकी वजह से वो भूख महसूस होती है? हाइपोथैलेमस। प्यास जब लगती है तो किसकी वजह से महसूस होती है? अभी तो हमको लग रही प्यास है ना। भूख और प्यास को नियंत्रित करने का केंद्र है। तीसरा लिखो, ये इमोशंस को नियंत्रित करने का केंद्र है। भावनाओं को, हाँ, ये भावनाओं को नियंत्रित करने का केंद्र है। मनमा इमोशन जागे, है ना? तो ये मनमा नहीं होता है, ये हाइपोथैलेमस में इमोशन जागे रहे, है ना? क्योंकि इमोशन को नियंत्रित करने का केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। अगला पॉइंट, कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा लिखो, ये हार्मोन्स का स्त्राव भी करता है। हाइपोथैलेमस के हार्मोन पढ़े थे ना, ये हार्मोन्स का स्त्राव भी करता है। पांचवा लिखो, ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। छठवां लिखो, ये नींद कॉमा सोने, सोने मतलब गोल्ड नहीं, सो रहे हैं गधे बेच के,
घोड़े तो है नहीं तुम्हारे पास, जो है वही बेचोगे ना। ये नींद, सोने, जागने, नींद, सोने, जागने, कॉमा, ब्लड प्रेशर या रक्तदाब, ब्लड प्रेशर या रक्तदाब एवं हृदय गति को भी नियंत्रित करता है, हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। आगे के 2 पॉइंट, अब इसके आगे जो 2 पॉइंट आने वाले हैं बच्चों, वो इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूरे चैप्टर के आगे के जो 2 पॉइंट है, लिखो। सेरिब्रम की भित्ति में या सेरिब्रम में अंदर की तरफ, सेरिब्रम में अंदर की तरफ धसी हुई 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। सेरिब्रम में अंदर की तरफ धसी हुई 2 संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जिन्हें अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस कहते हैं। जिन्हें अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस कहते हैं, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस कहते हैं। 2 संरचनाएं अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस कहाँ धसी हुई हैं? सेरिब्रम की सतह में अंदर की तरफ। अगला पॉइंट, एनसीईआरटी है किसी के पास? मुझे एनसीईआरटी की एक भाषा समझनी है, पता नहीं हिंदी में सही लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ, हो गया सही। क्या बोलते हैं? अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस कहते हैं, लिखो, इन दोनों को संयुक्त रूप से, इन दोनों को संयुक्त रूप से लिम्बिक लोब, इन दोनों को संयुक्त रूप से लिम्बिक लोब, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। तो लिम्बिक लोब किसके किसके मिलने से बनता है? अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। अब ये जो लिम्बिक लोब है ये किसके साथ मिलकर काम करता है? हाइपोथैलेमस। तो दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पे, लिम्बिक लोब हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर, लिम्बिक लोब हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लिम्बिक लोब हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, कॉमा, भावनाओं को, लैंगिक व्यवहार, कॉमा, भावनाओं को, कॉमा, मोटिवेशन को, मोटिवेशन जानते हो ना, क्या बोलते हैं? प्रोत्साहन, मोटिवेशन को या प्रोत्साहन को, कॉमा, क्रोध,
क्रोध, क्रोध मतलब एंगर, कॉमा स्नेह, क्रोध, स्नेह, प्रेम, उत्साह, उत्साह, एक्साइटमेंट, द्वेष, द्वेष, द्वेष जानते हो, दुश्मनी, किसी के लिए मन हो, मिलेगा टाइम बताऊंगा, रुको। द्वेष इत्यादि, द्वेष इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित करने का केंद्र है। द्वेष इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित करने का केंद्र है। हाँ, एक और चीज इसमें रह गई थी, इत्यादि में भय आ जाएगा, भय, डर, स्नेह, प्रेम, डर, क्रोध, द्वेष, इमोशंस, लैंगिक व्यवहार, इन सबको नियंत्रित करने का केंद्र कौन कौन मिलकर बनाता है? लिम्बिक लोब और हाइपोथैलेमस। ये हो गया किसके बारे में? डायंसिफिलॉन के बारे में। अगली हेडिंग डालो, मध्य मस्तिष्क। अगली हेडिंग डालेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क लिखो, इसे मीजेंसिफिलॉन भी कहा जाता है। इसे मीजेंसिफिलॉन भी कहा जाता है। इसे मीजेंसिफिलॉन भी कहा जाता है। लिखो, ये मस्तिष्क का छोटा भाग है। ये मस्तिष्क का छोटा भाग है जो हाइपोथैलेमस और पॉन्स वेरोलाई के बीच, जो हाइपोथैलेमस और पॉन्स वेरोलाई के बीच, जो हाइपोथैलेमस और पॉन्स वेरोलाई के बीच उपस्थित होता है। जो हाइपोथैलेमस और पॉन्स वेरोलाई के बीच उपस्थित होता है। पॉन्स वेरोलाई के बीच उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? मिड ब्रेन, जिसको बोलते हैं मीजेंसिफिलॉन। अगला पॉइंट, इसमें ये भी पॉइंट स्टार लगा के लिख लेना। इसमें 4 गोल पालियां, इसमें 4 गोल पालियां पाई जाती हैं। 4 गोल पालियां पाई जाती हैं जिन्हें संयुक्त रूप से इसमें 4 गोल पालियां पाई जाती हैं जिन्हें संयुक्त रूप से कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। जिन्हें संयुक्त रूप से कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। कितनी हैं? 4। कैसी हैं? गोल। अब उसमें 2 अग्रभाग में होंगी और 2 पश्च भाग में होंगी। तो लिखो, 2 अग्रपालियां, 2 अग्रपालियां ध्वनि की प्रत्यावर्ती क्रिया का केंद्र है। 2 अग्रपालियां ध्वनि की प्रत्यावर्ती क्रिया का केंद्र है या प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। ध्वनि की प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है।
प्रतिवर्ती क्रिया हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सुनने पर हम जो जैसा होता है ना कि अपन ने कुछ धमाका जैसा सुना अगर अचानक से तो अपन डर जाते हैं, तो ये क्या है, एक प्रतिवर्ती क्रिया है। तो उसका केंद्र कौन है, दो अग्रपालियां कहाँ होती हैं, मध्य भाग में। अगला पॉइंट लिखो, दो पश्चपालियां दृष्टि की प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। दो पश्चपालियां दृष्टि की प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। दो पश्चपालियां दृष्टि की प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। दृष्टि की प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र, तो अग्रपालियां ध्वनि की प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र और पश्चपालियां दृष्टि की प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र। कुल कितनी पालियां हैं, 4। कैसी हैं, गोल, और इन्हें संयुक्त रूप से बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कहाँ पाई जाती हैं, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ पाया जाता है, हाइपोथैलेमस और पॉन्स वेरोलाई के बीच। अगला भाग आ जाओ, हाइंड ब्रेन। पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन जिसे रोम्बेनसिफेलॉन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रोम्बेनसिफेलॉन। पश्च मस्तिष्क, इसके 3 भाग पाए जाते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन कौन से, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा। पहले हेडिंग डालेंगे सेरिबेलम। लिखो, ये सेरिब्रम के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये सेरिब्रम के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये सेरिब्रम के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। सेरिब्रम के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग है, इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। लिटिल ब्रेन लिखो इसमें, हाँ बेटा, अग्रभाग पश्च भाग दृष्टि का है, अग्रभाग ध्वनि का है। नहीं तो उसको सही कर लो। अग्रभाग अग्रपाली ध्वनि की है, पश्चपाली दृष्टि की है। क्योंकि इसको ऐसे जोड़ना, पीछे जो है दृष्टि का केंद्र है, ऑक्सीपिटल लोब में दृष्टि का केंद्र है ना, तो वो पीछे की पाली से जुड़ा होगा। तो पश्च भाग में दृष्टि केंद्र, अग्रपालियां ध्वनि केंद्र। लिख लो, यही लिखा है ना, अग्रपाली ध्वनि केंद्र, पश्चपाली दृष्टि केंद्र। क्या यही लिखा है? हाँ तो तुम लोग सही कर लो, उल्टा लिखे हो। अग्रपाली
लिखो लिखो, अग्रपाली ध्वनि केंद्र, पश्चपाली दृष्टि केंद्र। अग्रपाली ध्वनि केंद्र यानी ध्वनि की प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र, और पश्चपाली दृष्टि की प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र। चलो आगे आ जाओ। सेरिबेलम, सेरिबेलम बोला गया कि ये सेरिब्रम के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग है और इसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। लिखो, इसकी संरचना में अति कुंडलित, इसकी संरचना में अति कुंडलित मुड़े हुए न्यूरॉन्स, अति कुंडलित मुड़े हुए न्यूरॉन्स का समूह पाया जाता है। अति कुंडलित मुड़े हुए न्यूरॉन्स का समूह पाया जाता है, जिसे अति कुंडलित मुड़े हुए न्यूरॉन्स का समूह पाया जाता है जिसे एर्बोर वाइटे, जिसे एर्बोर वाइटे कहते हैं, जिसे एर्बोर वाइटे कहते हैं। ये देखने में वृक्ष के समान दिखाई देता है, ये देखने में वृक्ष के समान दिखाई देता है। इसे ट्री ऑफ लाइफ, इसे ट्री ऑफ लाइफ या जीवन का वृक्ष भी कहते हैं। इसे ट्री ऑफ लाइफ या जीवन का वृक्ष भी कहते हैं। जीवन का वृक्ष, अगर ये वृक्ष में डैमेज हुआ तो जीवन खत्म, इसीलिए उसे, मतलब सेरिबेलम में एर्बोर वाइटे को अगर डैमेज होता है तो जीवन समाप्त, और इसीलिए इसे जीवन का वृक्ष कहते हैं। अब एक बात सुनो ध्यान से, सेरिबेलम के कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। लिखो, सेरिबेलम के कार्य, पहला पॉइंट, ये ऐच्छिक पेशीय क्रियाओं को, ये ऐच्छिक पेशीय क्रियाओं को, ऐच्छिक पेशीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये ऐच्छिक पेशीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे जो तुम लिख रहे हो ना, जो तुम लिख रहे हो, तो ये लिखना तुमने सीखा है, लिखना सीखे हो ना, पहले दिन से ही तो ऐसे नहीं लिखने लगे होगे, धीरे धीरे शब्द बनाए होंगे, पहले अक्षर लिखा होगा, फिर शब्द बनाए होंगे, फिर वाक्य बनाया होगा, फिर उसमें तीव्रता आई होगी। तो ये जो कार्य है, देखो यहाँ पे ध्यान से, बातें करोगे बाहर भगा दूंगा मैं। ये जो कार्य है जिसमें बारीकी की जरूरत होती है, बारीकी, आप लिख रहे हो तो आप एक लाइन में लिखते हो, उसके लिए विशेष काबिलियत की ज़रूरत होती है, बारीकी चाहिए। ऐसे सर्जरी करते हैं, जो जब सर्जरी करता है डॉक्टर, तो सर्जरी करते समय भी क्या चाहिए, बारीकी चाहिए, कि भाई बहुत प्रिसाइज हाथ चले, कितना काटना है, कितना खोलना है, कितना सीना है। तो ये जो प्रिसाइज काम होते हैं, जो स्पेशलिटी वाले स्पेशलाइज्ड काम होते हैं, उसके लिए कौन है? जैसे जो लोग गिटार बजाते हो, किसी को कोई वाद्य यंत्र बजाने आता है? कुछ क्या आता है? पियानो। तो उसमें भी बटन अपन दबाते हैं, तो वो भी क्या है, बहुत स्पेशलाइज काम है। उसको सीखने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जब तक ये नहीं चाहेगा हम वो काम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? नहीं तो पियानो दे दो तो हमको आता है पियानो बजाने, लेकिन बस एक ही धुन बजती है, टोंग 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 टोंग। टोंग 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 टोंग, बस हमको एक ही धुन आती है।
और गिटार दे दो तो उसमें भी एक ही आती, झंग, बस। मेरे घर पे मेरी भतीजी के लिए मैंने एक ड्रम सेट खरीदा। ड्रम सेट होता ना, वो 8-10 ड्रम रहते हैं, तो उसको दिया खरीद के। तो वो जब आती है इंडिया तो वो बजाती है, वो यहाँ नहीं रहती, वो बाहर रहती है। तो अब वो आई तो यहाँ बजाई, तो 2 महीने 3 महीने बजाई, उसके बाद फिर वो रखा है। तो मैं एक दिन हुआ कि यार उत्सुकता कि यार चलो मैं भी बजाता हूँ। तो पहले मैंने उसका वो उठाया डंडा, ड्रम स्टिक, ऐसे मारा, बड़ा फट गया। जैसे उस पे मारा वो फट गया। फिर उसको मैंने कहा अब आएगी तो उससे पहले उसको चेंज करवाना है। फिर उसमें एक पैर वाला ड्रम होता है ना, ऐसे बेस ड्रम बोलते हैं उसको। तो उस पर ऐसे पैर से दबाओ तो उसमें एक डंडा मारता है ऐसे, डम। ऐसे 1 बार किया डम, 2 बार किया डम। फिर मुझको अपने स्कूल का याद आ गया, ढम ढम ढम। पीटी होती थी ना, परेड, है ना। एक दिन रात को 1 बजे मेरे घर से ये आवाज आ रही है, डम डम डम। पड़ोसी अगले दिन पूछ रहे कि भैया रात में कुछ परेड वरेड चल रही थी क्या? अब उत्सुकता हुई थी। अब उस दिन हमने कहा इसको देखें बजा के, तो वो ऐसी आवाज आई, कैसी, ढम ढम ढम, जो स्कूल में पीटी वाली आती। तो जब उसको बजाना होता है तो मैं वही एक ही धुन उसमें भी आती है मुझको, ढम ढम ढम, बस। और तुम लोगों को तो कुछ ना कुछ आता होगा। बांसुरी किसको बजाने आती? बांसुरी, बांसुरी बोल रहा हूं, बेसुरी नहीं। सुन बे, बेसुरी नहीं बजाना है, बांसुरी बजाना है। मैं बचपन में जब देखो बांसुरी की मेरे ऐसे गांव में कुछ लोग होते हैं बजाते हैं। मैं बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे घर में खेत पर एक आदमी काम करने आता था। वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता, मतलब उसको कभी कभार जो है ना, उसको शाम को ऐसे बुलाया जाता था कि आज तुम्हारा कार्यक्रम है, तुमको अरे बहुत शानदार बात। मुझे आखिरी और पहली जो बांसुरी का वादन का जो मेरे मन में जो स्मृति है वो उसी की बैठी हुई आज तक। बहुत शानदार बात। कुछ लोग में हुनर होता है यार, सबके अंदर नहीं होता। बांसुरी और बेसुरी में बहुत जरा सा फर्क है। अब बांसुरा होता नहीं लेकिन बेसुरा तो होता है, ठीक है। बकासुर भी होता है और बकासुरा भी होता है। जो व्यक्ति बेसुरा हो, बकासुरा। चलो, कितने कार्य हो गए? हाँ, लिखो। ये हाथों के विशेष वेग को नियंत्रित करने वाला केंद्र है। ये हाथों के विशेष वेग को नियंत्रित करने वाला केंद्र है। जैसे कोई वाद्ययंत्र बजाना, लिखना, सर्जरी करना इत्यादि। तो सर्जन और कसाई में ना जरा सा डिफरेंस होता है बेटा। देयर इज वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन अ सर्जन एंड अ बुचर। बुचर जानते ना? अब क्या होता है ना, सर्जन भी कट लगाता है लेकिन उसका कट जो है वो बहुत प्रिसाइज होता है। उसको मालूम है कितना काटना है और वो कट लगाता है जान बचाने के लिए। और जो बुचर होता है वो भी कट लगाता है लेकिन वो जान निकालने के लिए। तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए अगर आपका सेरिबेलम सही से काम किया तो आप सर्जन बनोगे,
और नहीं काम किया सही से तो बुचर बन जाओगे। तो देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन सर्जन एंड अ बुचर। चलो थर्ड आते हैं। ये शरीर को संतुलित करने का भी केंद्र है। ये शरीर को संतुलित करने का भी केंद्र है। शरीर को संतुलित करने का भी केंद्र है। तो अगर कोई अल्कोहल का सेवन करे तो उसका शारीरिक संतुलन क्या होता है? बिगड़ जाता है, क्योंकि वो अल्कोहल किसको प्रभावित करता है? और इसी वजह से शारीरिक संतुलन बिगड़ता है और वो रास्ता छोड़ के नाली में चला जाता है। याद आ रहा है कुछ? तो ऐसा किसी को देखा है आपने, कोई पी के चल रहा हो सड़क पे? नहीं देखते हो? मैं जब घर जाता हूं तो रास्ते में एक सोमरस वितरण केंद्र पड़ता है। सोमरस वितरण केंद्र समझ रहे हो ना? ठेका। तो एक सोमरस वितरण केंद्र पड़ता है और वहां पे कुछ ऐसे दूत खड़े रहते हैं जो सोमरस का सेवन करके अब उस सड़क को ऐसे देखते हैं। अब वहां से जाते समय डर लगता है कि कहीं ये दूत यमदूत है ना, ऐसे सामने ना आ जाए कि मैं इनके लिए यमदूत बन जाऊं। नहीं तो भाई गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। वो बोलता वो है जिसको चलाने भी नहीं आती। अरे ऐसे कुछ अनुभव मेरे भी जीवन में ऐसे लोगों के रहे हैं। अब होता क्या ना कि जैसे अल्कोहल लिया किसी ने तो उसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है सेरिब्रम पे। सेरिब्रम पहला प्रभाव पड़ता है किस पे? सेरिब्रम पे। तो सोचने और समझने, सेरिब्रम का काम पड़ा था ना, एसोसिएशन एरिया, सोचना समझना तर्क करना, सोचने समझने की जो उसकी क्रिया है वो प्रभावित होती। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है सेरिब्रम पे। और अल्कोहल के प्रभाव में दो चीजें बड़ी साफ साफ होती हैं। एक टनल विजन हो जाता है। टनल विजन, सुरंग की तरह दृष्टि, मतलब वो जिसको देखेंगे बहुत ध्यान से केवल वही दिखाई देगा, उसके आसपास सब धुंधला दिखाई देगा। तो इसीलिए तो देखो जो अल्कोहल वाले होते हैं ना बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि जिसको वो देखते हैं केवल वही स्पष्ट दिखाई देता है और बाकी सब धुंधला। एक घटना होती है। और दूसरी घटना क्या होती है, उनका डेप्थ परसेप्शन खत्म हो जाता है, कौन पास है और कौन दूर है। तो दो चीजें खत्म हो गई, एक तो टनल विजन हो गया और दूसरा दूरी पहचानना। अब वो चलाते हैं गाड़ी, अब वो चलाते हैं गाड़ी और ऐसे चलाते हैं। एकदम उनका फोकस बहुत हाई रहता है, क्योंकि केवल उतना ही दिख रहा है उनको, आजू बाजू सब धुंधला है। अब सामने ट्रक दो जा रहा है, कौन सा पास है कौन सा दूर। अब वो सोचते हैं जो पास वाला है नहीं ये दूर है, जो दूर वाला है वो पास, इधर से निकाल लेता हूँ। और देखना जो ऐसे एक्सीडेंट होते हैं ना ड्रिंक एंड ड्राइव वाले, तुम सोच नहीं सकते क्या इसको दिखा नहीं होगा। भाई साहब दिखा तो था उसको, लेकिन दूर दिखा था और था वो पास। वो सीधे ट्रक में घुसते हैं भाई, मतलब वो ये मानते हैं कि ट्रक है ही नहीं, 100 मीटर दूर है। इसीलिए सेवन करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। इसीलिए पुलिस पकड़ती है, क्योंकि वो अपनी मानव काबिलियत के परे जा चुके हैं। दूसरा फिर प्रभाव पड़ता है सेरिबेलम पे। तो
3 कदम आगे जाते हैं और 4 कदम पीछे आते हैं, क्योंकि शारीरिक संतुलन। अब मेरे गांव में बहुत पहले की बात है, एक बाबा थे, गांव के ही एक बुजुर्ग थे। उनकी आदत थी शाम को वो भी सोमरस का सेवन करते थे और बाहर मार्केट में कहीं जाते थे, बाजार बाजार में, वहाँ से सेवन करके आते थे। अब क्या बोलते हैं, अब हमारी भाषा में जो बोलते थे उसको मैं थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। बोलते थे, हाँ हिंदी में बता रहा हूँ, उसी भाषा में समझ में नहीं आएगा। क्या बोलते थे, चलो अब मैं अपनी भाषा में। सारे लड़कवा बड़े बदमाश हैं। अब वहीं सजवा जा रहे थे तो नरिया किनारे थी, रतिया सब नरिया उठा के बीच में रख देते हैं। मतलब जब लौट रहे हैं वो कहने कि गांव के लड़के बड़े बदमाश हैं। जब शाम को जा रहा था तो नाली किनारे थी, रात में सब नाली उठा के बीच में रख देते हैं। ये एक घटना थी उनकी। एक और घटना थी, रात को लौट रहे थे तो बाग पड़ती है, बाग है ना, बाग वाग होती है। तो बाग में क्या होता था, ऐसा रास्ता बढ़ जाता था, तो वो रास्ता कहीं भूल गए और एक उन रास्ता गया और एक पेड़ पे जाके ख़त्म हो गया। अब वो पेड़ से, तुम साले बीच में क्या कर रहे हो यहाँ, तुमको यहाँ लगाया किसने, तुम कहाँ से आ गए यहाँ। रात भर वो भाई पेड़ से लड़ते रहे। तो क्या प्रभावित हुआ, पहले सेरिब्रम सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हुई, शरीर का संतुलन प्रभावित हुआ। तो लिखो कि अल्कोहल के सेवन से सेरिबेलम पर प्रभाव पड़ता है। अल्कोहल के सेवन से सेरिबेलम पर प्रभाव पड़ता है, जिससे शारीरिक संतुलन प्रभावित होता है। शारीरिक संतुलन प्रभावित होता है। अगला पॉइंट स्टार लगा के, अल्कोहल का सबसे पहले प्रभाव सेरिब्रम पर पाया जाता है। अल्कोहल का सबसे पहले प्रभाव सेरिब्रम पर पाया जाता है, सेरिब्रम पर पाया जाता है, उसके पश्चात सेरिबेलम पर। अल्कोहल का सबसे पहले प्रभाव सेरिब्रम पर पाया जाता है, उसके पश्चात सेरिबेलम पर, उसके पश्चात सेरिबेलम पर। अब आ जाओ पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई लिखो, इसमें फाइबर उपस्थित होते हैं, इसमें फाइबर उपस्थित होते हैं जो मस्तिष्क के अलग अलग भागों तक जाते हैं। इसमें फाइबर उपस्थित होते हैं जो मस्तिष्क के अलग अलग भागों तक जाते हैं। मस्तिष्क के अलग अलग भागों तक जाते हैं। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना, ये आँख और कान की क्रियाओं, ये आँख और कान की क्रियाओं में समन्वय प्रदान करता है। ये आँख और कान की क्रियाओं में समन्वय प्रदान करता है। आँख और कान की क्रियाओं में समन्वय प्रदान करता है। अगला पॉइंट लिखो, ये श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का केंद्र, ये श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का केंद्र है, इसलिए इसे
ये श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का केंद्र है, इसलिए इसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का केंद्र है, इसलिए इसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसलिए इसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहा जाता है, इसलिए इसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहा जाता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहा जाता है। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन ये पूछता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होता है? पॉन्स वेरोलाई में। आगे आ जाओ, अगला पॉइंट, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा ये कोनिकल यानी शंकु आकार, लिख लो, ये शंकु आकार की संरचना है जो, ये शंकु आकार की संरचना है जो पॉन्स वेरोलाई के नीचे स्थित होती है। शंकु आकार की संरचना है जो पॉन्स वेरोलाई के नीचे स्थित होती है। लिखो कार्य, मेडुला ऑब्लंगेटा के भी कई कार्य हैं भाई। पहला, ये भी सामान्य श्वसन को नियंत्रित करने का केंद्र है, ये भी सामान्य श्वसन को नियंत्रित करने का केंद्र है, यानी सामान्य श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का केंद्र है मेडुला ऑब्लंगेटा। एक पहला कार्य हो गया। दूसरा लिखो, ये हृदय संवहन संबंधी, ये हृदय संवहन संबंधी प्रतिवर्ती क्रियाओं, हृदय संवहन संबंधी प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। ब्रैकेट में लिखना कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स। अगला पॉइंट, ये हृदय गति को नियंत्रित, ये हृदय गति को नियंत्रित रखने का केंद्र है। हृदय गति को नियंत्रित रखने का केंद्र है। अगला पॉइंट, हृदय गति को नियंत्रित रखने का केंद्र है। अगला पॉइंट, ये गैस्ट्रिक स्त्राव, ये गैस्ट्रिक स्त्राव को नियंत्रित करता है, ये गैस्ट्रिक स्त्राव को नियंत्रित करता है, गैस्ट्रिक स्त्राव को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट, ये क्रमांकुंचन वेग, क्रमांकुंचन वेग यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हमारी आहार नाल में भोजन को आगे ले जाने के लिए जो लयबद्ध संकुचन और शिथिलन होता है, उसे क्रमांकुंचन वेग या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये क्रमांकुंचन वेग को नियंत्रित करने का केंद्र है। अगला पॉइंट, ये अन्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे, ये अन्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे लार का स्त्राव, ये अन्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे लार का स्त्राव, कॉमा, खांसना, छींकना, अन्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे लार का स्त्राव, खांसना, छींकना, क्या बोलेंगे, उल्टी, वॉमिटिंग बोलेंगे, खांसना, छींकना, उल्टी इत्यादि इत्यादि क्रियाओं का भी केंद्र है, इत्यादि क्रियाओं का भी केंद्र है, इत्यादि क्रियाओं का भी केंद्र है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ मस्तिष्क खत्म होता है।
एक पॉइंट, रुक जाओ अभी। एक पॉइंट, स्टार लगा के लिखो। मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा तीनों एक ही सीध में पाए जाते हैं। तीनों एक ही सीध में पाए जाते हैं। तीनों एक ही सीध में पाए जाते हैं और इन्हें संयुक्त रूप से ब्रेन स्टेम कहा जाता है। और इन्हें संयुक्त रूप से तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। इन्हें संयुक्त रूप से ब्रेन स्टेम कहा जाता है। बस यहाँ ख़त्म होता है ब्रेन। अगली हेडिंग डालो स्पाइनल कॉर्ड, जो हम लोग देखेंगे अगली क्लास में।